अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आपका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है, स्वागत। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत और करियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। हर सेशन में हमारा अलग अलग टॉपिक होता है और आज का टॉपिक है मेडिकल इमरजेंसीज इन चिल्ड्रन, टू बी स्पेसिफिक एपिस्टेक्सिस, यानी नाक का छूटना या नाक से खून का बहना। ये एक आम कंडीशन है जो अक्सर बच्चों में, इवन बड़ों में भी होती है, लेकिन हम चूंकि बच्चों से डील करते हैं तो हम बच्चों पे और यंग एडल्ट्स पे बात करेंगे। तो ये जो एपिस्टैक्सिस है यानी नाक से खून का बहना, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से डॉक्टर यासीन सुबहान साहब। डॉक्टर यासीन साहब जो है वो ईएनटी कंसल्टेंट हैं और फेशियल प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर यासीन साहब हमारे करीबी दोस्त भी रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक और हार्ड वर्किंग और वेरी ईगर टू गेन नॉलेज। जब उन्होंने बाहर से बैरून मुल्क से फेलोशिप की थी तो आई नो हिम क्वाइट क्लोजली। तो आइए हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन के लिए कुछ वक्त निकाला। आई नो इट्स सिचुएशन इन बैंगलोर इट्स वेरी हेक्टिक। एक तो पहले से मेट्रो की प्रैक्टिस बिजी होती है, ऊपर से कोरोना के चलते बैंगलोर इज गोइंग थ्रू टफ सिचुएशन। अल्लाह करे वहाँ आसानी हो। आपका हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए खुशाइंद बात है। आज हम बात करेंगे सर एपिस्टेक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आम प्रैक्टिस होती है कि पेरेंट्स जो है बच्चे की नाक से खून जब बहती है तो ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं। इट्स समथिंग वेरी स्केरिंग फॉर देम। तो जैसे ही वो खून आने लगता है तो वो जो है कुछ हैंड करचीफ या कुछ क्लॉथ पीस या टिश्यू पकड़ के सामने से वो डॉक्टर के पास आते हैं। बाय द टाइम जब वो आते हैं तो वो पूरा जो हैंड करचीफ होती है या फिर जो कपड़ा होता है वो पूरा सोक्ड होता है ब्लड में, ठीक है। और कभी कभी कपड़ों पे भी गिरा होता है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट, आई मीन अर्ली मैनेजमेंट और फर्स्ट एड में, ठीक है ना, क्योंकि इतना खून नहीं बहना होता है अगर इफ यू मैनेज इट प्रॉपरली। तो कभी कभी ये होता है कि अगर हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है ज्यादा खून भी चला जाए। तो दिस इज आवर कंसर्न। हालांकि एक सिंपल सी कंडीशन लगती है और होती भी है, लेकिन अगर उसको ठीक से अगर पेरेंट सही मानो उसको मैनेज नहीं करते हैं, फर्स्ट एड नहीं देते हैं, तो वो इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है। डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि ये होता क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं, मतलब नाक से खून क्यों बहता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिस्टैक्सिस जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, नाक का बहना, इट इज द प्रोसेस जहाँ पे नाक से खून निकलता है। कभी कभार एक साइड से निकलता है, कभी कभार दोनों साइड से, दूसरे साइड से निकलता है या दोनों साइड से, और कभी कभार इतना ज्यादा निकलता है कि नाक से निकल के पीछे, नाक के पीछे से होते हुए मुंह से भी निकलता है, यानी हलक में जाके फिर हलक में जाके फिर मुंह से निकलता है। तो और सलाइवा में भी दिखता है। आप जब बच्चे थूकते हैं तो उसमें भी लाल दिखाई देता है। सो दिस इज टर्म्ड एज एपिस्टैक्सिस। ऐसा लगता है कि मुंह से खून आ रहा है। एग्जैक्टली, जी सही बात। तो ये एपिस्टैक्सिस जो है बच्चों में इतना सीवियर यूजुअली नहीं होता है, बट अडल्ट्स में डेफिनेटली ज्यादा होता है। बट बच्चों में जो है मोस्ट कॉमन कॉज जो एपिस्टैक्सिस का होता है वो है ड्राइनेस की वजह से। अब एपिस्टैक्सिस आना का मतलब अंदर जो नस है, जो रग है नाक के अंदर, स्किन के पास, वो फटे हुए होते हैं, इसीलिए खून निकल रहा होता है। तो वो यूजुअली सबसे कॉमन कॉज बच्चों में ड्राइनेस होता है। जी, एंड मैं यहाँ सेकंड कॉमन, डॉक्टर साहब मैं एक छोटा पॉज लेना चाहूंगा। हमारे नाजरीन को बता दूं कि हमारे जो नाक का अंदरूनी हिस्सा होता है और जो नाक की जो बीच की जो दीवार होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं,
वो बहुत ही हाईली रिच वास्कुलर स्पेस होता है, जहां पर काफी ब्लड वेसल्स आते हैं, जिसको हम शरियान वरीद वगैरह कहते हैं। ये सारे जो है काफी होते हैं वहां पर। इट्स वेरी रिचली सर्कुलेटेड एरिया, जिस वजह से जो है वो इम्कानात ज्यादा होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स को थोड़ा भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो शायद ब्लीड हो। यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज वेरी वैस्कुलर, और उस वजह से, और वही वेरी सुपरफिशियल ऑल्सो, मतलब इतने स्किन के पास ऊपर रहते हैं कि आप उंगली से चाहे तो आप उसको डैमेज कर सकते। तो ऐसा नहीं कि स्किन, नॉर्मल स्किन के ऊपर जो आप कर लें तो कुछ नहीं होता है, बट नाक के अंदर ऑन द सेप्टम पर्टिकुलरली जो बीच का हिस्सा होता है, वहां पे इतना नाजुक रहते हैं कि आप उंगली से ज्यादा खींच रहे हैं तो उधर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। एंड ये एपिस्टैक्सिस जो है, इट इज यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग, यानी अपने आप रुक जाता है और अपने टाइम से रुकता है, अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट टू स्टॉप इट फास्टर। राइट सर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंस हमारी बात अब बच्चों के बारे में हो रही है, तो आई विल फर्स्ट टेल द मोस्ट कॉमन कॉजेज, जो सबसे कॉमन कॉजेज होते हैं बच्चों में एपिस्टैक्सिस के। डॉक्टर साहब, मैं जस्ट एक क्लेरिफिकेशन यहाँ चाहूंगा, नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा कि जो सेल्फ लिमिटिंग डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमारे जो ब्लड के अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग सिस्टम होता है, यानी जैसे ही ब्लड जो है हमारे जिसम कहीं मतलब जख्म हो गया है, कहीं कट हो गया है स्किन, तो वहां से जैसे खून आता है तो हमारे अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, उसको उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्लॉटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे मिलजुल के जो है उस ब्लीडिंग स्पॉट को स्टॉप करते हैं, उसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो फिर वो से हो जाता है, बिकॉज द बॉडी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता इस वजह से अगर हमारा ब्लीडिंग मतलब क्लॉटिंग सिस्टम जो है अगर डिरेंज है, यानी खराब है, या कुछ विरासी बीमारियां हैं जो खून मुंजमद होने देती नहीं, तो इनमें जो है वो सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता, प्रोलॉन्ग हो सकता है नॉर्मल से, तो काफी ब्लड जा सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल क्लॉटिंग सिस्टम होने पर की बात हो रही है। जी डॉक्टर साहब। राइट सर। तो जब सिस्टम नॉर्मल रहता है तो यूजुअल जो क्लॉटिंग सिस्टम जो अपना टाइम लगाता है वो यूजुअली 6-7, मैक्सिमम लिमिट जो है उसका 8 मिनट तक है। तो यूजुअली जो है क्लॉटिंग सिस्टम 8 मिनट में काम कर देना चाहिए। तो अगर 8 मिनट तक ब्लड को कंट्रोल किया जाए तो यूजुअली अपने आप रुक जाना चाहिए उसको। राइट सर। सो जैसे मैं बोल रहा था, तो सबसे फर्स्ट कॉमन कॉज जो है वो ड्राइनेस होता है। यूजुअली सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट के एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होता है, तो देयर इज लॉट ऑफ ड्राइनेस इन द एयर, स्पेशली व्हेन दे ब्रीथ। ऐड टू दैट द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जहाँ पे एसी इस्तेमाल होता है, तो वहां पे ह्यूमिडिटी इतना कम रहता है कि जो चमड़ा रहता है नाक के अंदर का हिस्सा का, सूख जाता है बिल्कुल। और जब सूख जाता है तो डैमेज इतना आसान से डैमेज हो जाता है कि अपने आप स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस स्टार्ट हो जाता है वो। राइट। सो जैसे जैसे इंडिया में यहाँ पे भी होता है, पर्टिकुलरली हायर एल्टीट्यूड या इंटीरियर्स में भी होता है, जहाँ पे ड्राइनेस, जहाँ पे धूप ज्यादा होती है तो ड्राइनेस ज्यादा रहती है, जैसे ह्यूमिडिटी कम रहती है तो ड्राइनेस ज्यादा होता है। जब ड्राइनेस होता है तो देयर इज स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप खून बहना, नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो दिस इज नंबर 1 कॉज। अब बच्चों में दूसरा कॉमन कॉज है ट्रॉमा, यानी जब वो खेलते फिरते गिर जाते हैं नाक पे, या फिर नाक में उंगली रखने के टाइम कोई हाथ हिला देता है, तो ऐसे ट्रॉमा जो होता है, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग। द थर्ड कॉमन कॉज इज जब छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली 4-5 साल के, 6 साल के, जब नाक में कुछ चीज डाल देते हैं अपने आप बाय मिस्टेक, या कोई और डाल देता है उनके नाक में, तो वो जब डैमेज कर देता है नाक के अंदर, फॉरेन बॉडीज जो कहते हैं हम लोग, इन द नोज, दिस इज अनदर मेजर कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस। अब दिस इज नॉर्मल, जब लोग नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल क्लॉटिंग सिस्टम जब एक्सपेक्ट करते हैं, तो दीज आर द कॉजेस। अब डॉक्टर साहब, आपने जो नाक में उंगली डालने का बात कही, तो मुझे याद आया कि इवन अगर कोई धक्का भी नहीं देता है तो भी बच्चा जो है खुद अपने नाखून से भी वो जख्म कर ले सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। जी जी, परफेक्ट, एग्जैक्टली डॉक्टर।
राइट सो इसलिए नेल्स काटना बड़े इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों में, राइट। तो फॉरेन बॉडी एक ऐसा चीज है, पर्टिकुलरली जब वो शार्प फॉरेन बॉडी वगैरह जब शार्प होता है उसके एडजस्ट, तो डैमेज ज्यादा कर देते हैं, राइट। तो ये हो गए कॉजेस ऑफ एपिस्टैक्सिस, पर्टिकुलरली इनमें जिनमें नॉर्मल सिस्टम चल रहा है। अब सर सपोज वो आपने जो जी सॉरी मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। नहीं प्लीज वो जो प्लीज। आपने फॉरेन बॉडी का कहा, इवन इफ इट इज नॉट शार्प, आई थिंक अगर वो वहां रिटेन होती है, यानी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, मिसाल अगर कोई प्लास्टिक का पीस है, कोई टिश्यू पेपर रख दिया है या पेंसिल डालते हैं इस तरह से, वो अगर वहां कुछ देर रहती है, कुछ दिन रहती है, तो भी वो इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि वो शार्प ही हो। जी नहीं शार्प अगर वो रही नहीं वहां पे, अगर कुछ भी उधर अटक जाता है, ऑब्वियसली जी जी अगर अगर इफ इट इज बिग एनफ कि अपने आप वहां पे जाके अटक जाए और निकले नहीं वहां से, तो जी ऑब्वियसली वो कंप्रेशन जो है विल गिव इज एनफ डैमेज कि इट विल जी डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड कॉज ब्लीडिंग। नाउ जी द थिंग अबाउट ब्लीडिंग जो है ज्यादातर बच्चों में दोनों साइड से नहीं होता है, होता है तो एक साइड से ज्यादातर होता है। जी जी If it's a दोनों side bleeding, then we have to definitely find out a cause for it. That is not, it usually is not the same, these routine causes जो होते हैं। जी जी Bilateral bleeding most probably is something more systemic, यानी कुछ खून के हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है तो इसी वजह से हो रहा है, राइट। जी या जी फिर इतना जोर से मार पड़ा है कि डैमेज दोनों साइड हो चुका है नाक का, सही है। जी जी राइट सही। सर, राइट। तो अब आते हैं सर ऑन दी फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जी राइट सर। डॉक्टर तो साहब, फर्स्ट जी जी जो आपने रीजंस बताए, एक तो उसमें आपने कॉमन रीजंस बताए, नॉर्मल क्लॉटिंग सिस्टम रहने पर, फिर अगर समझो कुछ और सिस्टमिक प्रॉब्लम है, या फिर ट्रॉमा इतना ज्यादा हुआ कि इतनी जोर से मारा कि दोनों साइड भी होगा तो दोनों साइड आ सकता है, या फिर फॉरेन बॉडीज, जो भी आपने रीजंस बताए, ये कॉमन कॉजेस हो सकते हैं। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है, या पता नहीं कब हो सकता, कभी कभी होता है कि बच्चा सो रहा है, तकिए पर जो है लॉट ऑफ ब्लड इज देयर, मतलब मैंने वो पिलो के सही, ऊपर काफी खून जमा हो जाता है, तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कब होगा क्या होगा। तो पेरेंट के लिए रियली एक क्या बोलेंगे उसको, एक चौंका देने वाली सिचुएशन होती है। तो कभी कभी डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, तो एज ए फर्स्ट एड वो क्या कर सकते हैं, टिल दे सीक फर्दर एडवाइस फ्रॉम द ENT डॉक्टर फॉर एग्जांपल, और राइट। पीडियाट्रिशियन। सो एक तो पहली बात यह है, जब आप नोटिस करते हैं बच्चों को, यू नीड टू नो कि ब्लीडिंग किस तरफ से हो रहा है, अगर हो रहा है या हो चुका है और रुक गया है ऑलरेडी। अब जैसे जी डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चे लेटे हैं, सोए हुए हैं अपने बेड पे, और नोटिस किया कि खून है वहां पे, पर नाक में से तो खून निकल नहीं रहा। So this is a different situation wherein we can always go, we have time to go meet the doctor and come. But suppose active bleeding हो रहा है, there is जी an active bleeding and you see that there is एक साइड में हो रहा है या फिर दो साइड में हो रहा है, this is something that you will have to look for, पहली बात। दूसरी बात जो है, the immediate step to do is नाक का हिस्सा जो है, बाहर का हिस्सा पकड़ के रखना और बच्चे को मुंह से सांस लेने बोलना। जी दिस इज द फर्स्ट एड जो, जी राइट सर। नाक दबाना है, बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉज जो कहते हैं, सबसे सामने के हिस्से नाक के जो है वहां से जी ब्लीडिंग होता है, दिस इज द मोस्ट जी कॉमन कॉज। तो जी उसके लिए रुकाने के लिए वहां पे प्रेशर देके बच्चे के मुंह खोल के सांस लेने की ये, दिस इज द आइडिया। जी नॉर्मल जो मतलब कॉमनली जो मिस्टेक होती है लोगों से, वो ये है कि या तो वो ऐसे पीछे करके लिटा के लाते हैं बच्चे को, कि जो ब्लड आ रहा होता है वो पीछे चला जाता है और हलक में जमा होता है, इस तरह से आते हैं। या फिर वो डर के इतनी जोर से नहीं दबाते हैं कि वो स्टिल ब्लीडिंग, ठीक है। राइट या फिर एक आध मिनट दबा के देखते हैं कि फिर वो आ रहा नहीं आ रहा है, तो उससे भी जो है वो इफेक्टिव क्लोजर नहीं होता है या प्रेशर नहीं पड़ता है। तो हर एक आध मिनट में वो खोल खोल के देखते हैं कि ब्लीडिंग आ रहा है नहीं आ। तो उसके लिए मेरे ख्याल में नाजरीन को यहाँ डॉक्टर साहब की मैं बात को रीएम्फसाइज करना चाहूंगा कि बच्चे को थोड़ा सामने प्रॉपर पोजिशन में बैठाएं, ताकि ब्लड पीछे के जाने की वजह सामने आए अगर आ रहा है तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि सेप्टम के आगे वाले हिस्से पे आप दबा के इस तरह से प्रेशर करेंगे, सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए। तो तकरीबन आप 8-10 मिनट अगर पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल में वो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए।
तो नॉर्मल मैकेनिज्म से भी जो है वो होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो जल्दी शायद 5 या 6 मिनट में हो जाता है। तो उसमें वो जब ब्लीडिंग स्टॉप होता है तो देन यू आर सेफ टू सीक द फर्दर हेल्प। ये एक इमरजेंसी मेजर हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो जैसा आपने कहा, बच्चों को सामने जरा बेंड करना चाहिए। ओके, बेंड करके मुंह से सांस लेना चाहिए। अब जो प्रेशर है जो नाक पे, इतना होना चाहिए कि बच्चे नाक से सांस ना ले सके। सही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर उससे कम है तो अगर सांस जा सकती है तो खून भी निकल सकता है। सो दैट इज नॉट एन मतलब आप सही तौर पर प्रेशर नहीं डाल रहे मतलब। जी, सही तौर पे जी प्रेशर नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात जो है, सर सामने करने के बाद खून को पीछे जाने की जरूरत, यानी वी हैव टू अवॉइड इट गोइंग बैक। सही। जरूरी है कि खून को सामने आके कलेक्ट हो जाए, पीछे पीछे गले में नहीं जाए। जी और इसके बाद प्रेशर का टाइमिंग जो है, ज्यादातर 3-4 मिनट में यूजुअली रुक जाता है, पर इट इज एडवाइजेबल कि 8 से 10 मिनट मिनिमम पकड़े सही। रहे उनको। जी प्रेशर जी लगाएं 8 से 10 मिनट बिना चेक किए अगर रुका है कि नहीं रुका। जी तो जी जी क्लॉक के हिसाब से, प्रॉपर वॉच के हिसाब से 8 मिनट जी पूरा, ये नहीं कि लग गया कि हाँ 5 मिनट हो गए, नहीं, जी पूरा जी 5 काउंट करके जो है 5 to 8 मिनट्स प्रेशर। नाउ इसके अलावा अगर आपको वो एक्सेस है आइस पैक की या फिर आइस क्यूब्स वगैरह की, तो आप उस आइस क्यूब को प्लास्टिक बैग में डाल सकते हैं, या फिर आइस पैक को जो है या फिर फोरहेड पे लगा सकते हैं, या फिर नाक के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर गले के पीछे, कहीं अच्छा पे भी, वेर एवर इज टॉलरेबल फॉर द चाइल्ड, कहाँ पे जो वो अलाउ करते हैं बच्चे आपको, तो वहां पे लगा के सर झुका के बच्चे को बैठाए या 10 मिनट, 95% ऑफ ऑल ब्लीडिंग विल स्टॉप। सही। डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपसे वजाहत चाहूंगा कि अगर आइस क्यूब वगैरह रेडी अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आइस ढूंढने के चक्कर में जो इनिशियल मेजर होना चाहिए, कहीं लोग वो भूल ना जाएं, जरा आप उसके बारे में कहें। जी जी जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि नाक बंद करना मोर इम्पोर्टेंट है रादर देन आइस, ऑब्वियसली। जी अगर आइस कोई लाके दे सकता है तो दैट इज ए गुड इश्यू, बट अगर कोई आपको ही कुछ करना है तो बस नाक पकड़ के रखें। आइस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी नाक बंद रखने की। जी जी जी। राइट सर। डॉक्टर साहब अब ठीक है, आप एज इमरजेंसी जो फर्स्ट एड आपने बताया कि भाई ब्लीडिंग हो रही थी, हमने प्रेशर दबाया, थोड़ा रुक गया, ठीक है, फिर देन वी आर गोइंग टू सी ईएनटी डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन। तो नॉर्मली जब अस्पताल जाते हैं बच्चों को लेकर पेरेंट्स, अगर वो ठीक ठाक ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो ये एक सिनारियो है। नहीं, अगर फिर भी कंटिन्यू हो रही है, मतलब डिस्पाइट कि आप एडिक्वेट प्रेशर डाल रहे हैं, आपने आइस पैक भी लगा दिया, उसके बावजूद भी अगर प्रोलॉन्ग्ड हो रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक वो ईएनटी सर्जन की खिदमत जरूरत पड़ती है। तो उस हालत में क्या होता है, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? जी डॉक्टर साहब, सो जब आते हैं बच्चे ब्लीडिंग रुकने के बाद, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जस्ट चेक करते हैं कि किस तरफ ब्लीडिंग और किस वजह से ब्लीडिंग। अगर सिंपल ड्राइनेस की वजह से हुई है तो उसके उसके अप्रोप्रिएट जो ऑइंटमेंट वगैरह की जरूरत है तो वो तो दे दें। बट जब आप जैसे कह रहे हैं कि पेशेंट एक्टिव ब्लीडिंग के साथ जाए, जिसपे प्रेशर करने के बाद भी कुछ कुछ रुक ही नहीं रहा ब्लीडिंग, तो जब आते हैं तो हम यूजुअली बच्चे को जो है नाक का एग्जामिनेशन करते हैं और पता करते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। जी अगर ब्लीडिंग सुपरफिशियल हमें दिखाई देता है एंड बच्चा कोऑपरेटिव है, तो उस ब्लीडर को हम यूजुअली रुका देते हैं, ब्लीडर को कॉटराइज करते हैं, ये एक तरीके से उसको रुकाते हैं ब्लीडिंग को। दो जी जी तरीके हैं उसके, या फिर केमिकल से करते हैं या फिर दवाइयों के, या फिर क्या करंट से करते हैं उसको। और एक बार वो रुक जाए तो यूजुअली वो फिर से ब्लीड नहीं होता। जी राइट सर। जी तो वेरी रेयर सिचुएशन है, बहुत ही कम, मसलन बोले 2-3% ही बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं मैं ब्लीडिंग के साथ, जिनको हमें एडमिट करके जो है उनको मैनेज करना रहता है, बिकॉज उनकी ब्लीडिंग इतनी है या फिर रुक ही नहीं रही है किसी वजह से। तो जी जी उसका ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह और ब्लड टेस्ट वगैरह करने की जरूरत पड़ती जी। डॉक्टर साहब, जो आपने एक पॉटरी के बारे में बताया, और हो सकता है जरूरत पड़े तो शायद ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा,
लेकिन अक्सर अडल्ट्स में खास करके देखा जाता है कि नेसल पैकिंग करते हैं वो गॉस पीस जो है वगैरह करके। तो क्या बच्चों में वैसे होता है? बच्चों में अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं जो संभल सकते हैं ऐसी चीज को, यूजुअली होता है जी। नेजल पैक मिलते भी हैं बच्चों की साइज के, 4 मिलीमीटर के मिलते हैं, छोटे छोटे, जो 4 सेंटीमीटर के, सॉरी, जो नाक में डाले जा सकते हैं। बट यूजुअली जो है दवाई के साथ कॉटन रख देते हैं इफ पैकिंग टॉलरेबल नहीं होता बच्चों का। बट अगर जब होता है तो पैक जरूर से करते हैं, जब कंट्रोल नहीं होता। जब हमें पता है कि कंट्रोल हो जाता है तो उसकी वी ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, बिकॉज पैकिंग का प्रॉब्लम ये रहता है कि एक बार पैक डालें तो बच्चे सांस नहीं ले सकते नाक से, और ये बहुत डिफिकल्ट चीज है बच्चों के लिए, बहुत से मुश्किल बार चीज बार है निकालने बच्चों की के लिए। कोशिश करेगा वो। सही बात। एंड दैट कॉजेज मोर डैमेज। सही that causes more damage, so we try to avoid, इतना avoid, यानी we try to avoid as much as we can. सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ठीक है एक बार हुआ है, आपने कुछ एमोलेंट क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम लगा के एडवाइस करके भेज दिए, दैट इज ओके फॉर वंस। लेकिन अगर अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चों में ये बार बार होते रहता है, ठीक है, तो एक तो ये है कि जब बार बार होता है तो हो सकता है कि भाई कुछ उनके क्लॉटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, तो ऑब्वियसली पीडियाट्रिशियन जो है वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, सारा कुछ होता है। कभी कभी जो है जो कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी जो है बच्चों में अगर बीपी हाई सडन होने की वजह से भी हो सकता है, तो वो भी जो है पीडियाट्रिशियन चेक कर लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर समझें कि बार बार हो रहा है तो उस वक्त जो है आप कैसे उनको फॉलो करते हैं? जी, जब पता चले कि बार बार हो रहा है मतलब, then we once we know that it is not a blood cause, जैसे आपने रूल आउट कर दिया है कि there is no cause for bleeding, तो इस ऐसे सिचुएशन में बच्चों को यूजुअली वी ट्राई टू कीप देम इन द हॉस्पिटल फॉर जस्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज ब्लीडिंग। ना बच्चे तो हमें अलाउ नहीं करते एंडोस्कोपी करने के लिए। एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम नाक के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं पूरे पीछे से सामने तक, और पता करते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, किस वजह से। अब बच्चे जब टॉलरेट करते हैं, that is a different, especially young adults, young teens will be okay with that, we can tolerate. But जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो we cannot do that when वो कर नहीं सकते हम जब वो अवेक रहते हैं, तो उस वजह से उनको एडमिट करके जो है we take them into the OT, और सेडेशन में जो है उनका एंडोस्कोपी करते हैं और पता करते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, किस वजह से, and then we try to find a reason to find a way to stop that bleeding. सही। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ही कम वक्त में बहुत अच्छे अंदाज में एपिस्टैक्सिस को कवर करने की कोशिश की है। मैं यहाँ नाजरीन को समराइज करना चाहूँगा जो मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की वजह से। एक तो ये है कि बच्चों के नाखून जो है आप काट के रखें ताकि वो अपने आप को जो है नाक में जब उंगली डालते हैं तो जख्म ना करें। और दूसरा एज ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन उन्हें बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार किसी के सामने हो या किसी के सामने ना होते हुए भी जो है नाक में बार बार जो है उंगली नहीं डालना है। खास करके जब वो मतलब एक आध बार अगर ब्लीडिंग हुई है तो दे आर मोर ससेप्टेबल, यानी कि एक बार हुआ तो बार बार हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वो जख्म सूखता है, खिपली बनती है, तो बच्चा क्या करता है उसको फिर से उससे निकालने की कोशिश करता है, फिर वहां से ब्लीडिंग होती है। तो ये हो गए। फिर दूसरा ये है कि ये एहतियात करेंगे छोटे बच्चे जो है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे पेंसिल है, प्लास्टिक के बीड्स हैं या टिश्यू पेपर हैं, जो भी है वो नाक में न डालें। ये अक्सर बच्चे डालते रहते हैं, इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एज ए फर्स्ट एड मेजर जो है, अगर खुदा खास्ता किसी रीजन से ब्लीडिंग हो रही है तो वो कैसे ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, फिर जाके आप डॉक्टर के पास सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर वो हम ठीक से नहीं करते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाने तक या अस्पताल पहुंचने तक जो है बच्चे का काफी खून जाया हो सकता है, इसका हमें एहतियात करना है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है एक बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे नाजरीन को जो है इस टॉपिक पे आगाही दिलाई। इंशाल्लाह जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा डिस्टर्ब करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सर। और हम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। सलाम।